चलो कुछ डाउट डिस्कस करते हैं अभी, फिर आगे का कंटिन्यू करेंगे। बताओ, लव शीट दे दो, डाउट बता दो मुझे। है क्या कोई दे नहीं? नंबर बोल दो। 6 नंबर हो गया बेटा, 7 नंबर देखना है अभी। तो 5.6 लीटर ऑक्सीजन है, ठीक है। 5.6 लीटर क्या है? ऑक्सीजन। तो O2 ही होगी ना, गैस है तो, है ना। उसमें क्या बताने हैं आपको? एटम्स कितने होंगे, है ना। एसटीपी भी दिया है वहां पे, एटम्स कितने होंगे आपको फाइंड आउट करना है। बताओ, 5.6 को किससे डिवाइड करोगे? 22.4 से। तो ये कितना आ गया? 1.1/4 मोल हो गया ऑफ O2। अब तुम्हें एटम्स पूछा जा रहा है, तो पहले तुम क्या निकालोगे? मॉलिक्यूल। बताओ, Na/4 मॉलिक्यूल हो गए, और इनटू क्या करोगे? 2 एटम ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। बोलो कितना आ जाएगा? Na/2 मतलब 3.01 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा कोई आंसर नहीं है क्या? है बेटा, वो कैसे समझेगी? तो बेटा गैस है ना, गैस। ओ थोड़ी ना होती, एटम नहीं हो सकता ना गैस। बात समझे क्या? एटम गैस नहीं होगा, हमें ऐसे ही समझना है उसको। बेटा O2 मतलब O2 ही तो गैस होती है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बताओ क्या डाउट है, जल्दी फटाफट। 16 एलिमेंट A B, ये तो बेटा मैथ्स का सवाल है ना। उससे ऊपर कोई डाउट है क्या? एलिमेंट ए एंड बी फॉर्म 2 कंपाउंड्स, ठीक है। एक बना रहा है बेटा B2A3 और दूसरा बना रहा है B2A, दो कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। B2A3 एंड B2A। 0.05 मोल ऑफ, इसके 0.05 मोल हैं और इसके हैं, अच्छा 0.05 मोल ऑफ B2A3, 9 ग्राम है इसका वेट, यही है ना। और इसके 0.1 मोल का कितना है बेटा? 0.1, सॉरी 10 ग्राम। कैलकुलेट एटॉमिक वेट ऑफ A एंड B, है ना। तो ये सवाल में सब लोग एकदम ढेर हो गए, बहुत बढ़िया। बताओ, किसी ने कुछ भी नहीं किया? तो आपने इनके मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाले क्या? निकाले क्या? वेरी गुड। बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे? सर मोल दिया है और यहाँ पे वेट दिया है, इसका क्या आ जाएगा? इसके लिए देखो, ए और बी को कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा ना, ऐसा नो। बताओ, हम बी को बी मान लेते हैं, ए को एक मान लेते हैं। यहाँ पे कितने? 2B प्लस 1, ठीक है। अरे ठीक है ना। बताओ ये इससे कट हो जाएगा क्या? ये इससे कट हो जाएगा ना, ऐसे कर दूंगा मैं कट, तुम्हें आता होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 या 100? 100, 100 वाले कितने लोग हैं? सब लोग हैं मतलब, ठीक है। 100 ही आएगा बेटा, 100 ही आएगा। आप इसको यहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ ले आओ, देखो मान लो मेरी बात, नहीं तो मैं लिख ही दूंगा फिर, ठीक है। मान गए? यस। चलो इक्वेशन नंबर 1, देखना मैथ्स की तरफ ही ले जाऊंगा तुम्हें पूरा। इधर आ जाओ। 0.05 इक्वल टू 9 अपॉन बेटा 2, इसका 187 आता है, अच्छा 180 आता है, वेरी गुड। देखो तो बे 2B प्लस
3a इक्वल टू, यहां तक पहुंच गए थे तुम लोग, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ऐसे नहीं लिखा है, तो तुम्हें सोचना चाहिए था कि ऐसे लिखना है। अब बताओ, अब ऐसा लग रहा है कि मैथ जैसा हो गया। अभी देखो, इसके नीचे में 2b लिखूं प्लस 3a इक्वल टू 180। बताओ इक्वेशन 2 माइनस 1 करें। याद आया? देखो पुराना मैथ्स याद आया होगा तुम्हें, अच्छा लग रहा होगा कि सर बचपन में नहीं आता था। 2a इक्वल टू, तुम्हें लगा होगा कि सर वो छूट गया, बुरा वक्त है, निकल गया, बट वो फिर लौट आया। देख लो, अब a की वैल्यू बेटा किसी भी इक्वेशन में रख दो, b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगी वो b की वैल्यू? देखो a की यहां पे रखी, तो ये इधर गया, 60 हो गया, 30 आ जाएगा। बताओ कैसा लगा ये क्वेश्चन देख के? आप बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, 16 के बाद नहीं किए, यही नहीं है तुमने तो बेटा। इधर इतनी देर में इतने न्यूमेरिकल कर पाए तुम? बहुत स्लो कर रहे हो बेटा, फास्ट करो। ये तो बहुत, एनटीपी अभी मैं बताने वाला हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो पार्ट बचा है कल का, अभी मैं और बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा। लिख लिया? मतलब लिखना ही क्या है इसमें, समझ गया? अभी और कोई डाउट हो तो बता दो पहले पेज में, ऑप्शन में डाउट। कॉपी को बेटा अच्छे से पढ़ो, और है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये तो लिख लिया, क्या ही लिखना है? वेपर डेंसिटी हेडिंग लगाई थी ना, उसको कट कर दो। एक और चीज एनटीपी का भी लिख दो, क्योंकि आपको एक न्यूमेरिकल में देखेगा। वैसे एनटीपी नहीं आता है, पर लिख दो क्योंकि तुम लोग फिर पूछोगे। लिख, एनटीपी हो या एसटीपी हो, बात एक ही रहती है। एनटीपी का मीनिंग है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन रहती है एसटीपी जैसी। क्या क्या? प्रेशर कितना बेटा? 1 एटीएम। टेम्परेचर कितना है? 273 केल्विन। ठीक है, इसी से फाइंड आउट कर ली जाती है चीजें। ठीक है, उसके बाद फिर एक यहाँ पे हेडिंग लगा के ऐसे लिख दो, लेटेस्ट एसटीपी। लेटेस्ट एसटीपी फालतू भी नहीं बताना है आपको, जब पूछा जाए सामने फिर तभी बताना है। ठीक है, नहीं तो आपको पुराना एसटीपी के हिसाब से ही चलना है। अब लेटेस्ट एसटीपी के हिसाब से बेटा क्या रहता है, जो प्रेशर है और जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा ध्यान देना है। प्रेशर रहता है यहाँ पे 1 बार, और जो टेम्परेचर है वो रहता है 273.15 केल्विन। ठीक है, 15 केल्विन। जो एक्चुअल जो कन्वर्जन है वो 15 के साथ ही रहता है। ठीक है, 273 अपन राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, एक्चुअल कन्वर्जन 273.15 केल्विन से ही रहता है। समझ गए क्या? हाँ, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 273.15 केल्विन। अब आपको पता है जब बार का इसमें कन्वर्जन करोगे तो एटीएम बार में पता है ना आपको? बताओ क्या होता है, 1 एटीएम इज इक्वल टू
1.013 बार, ठीक है। बट अब मैं अगर बोलूं 1 बार इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 बार इज इक्वल टू बेटा एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1.013 एटीएम, ठीक है। चलो लिखो इसको फटाफट, फिर एक न्यूमेरिकल करना है, तो इसको भी आगे सोल्व करेंगे तो 0.987 एटीएम आ जाएगा। क्वेश्चन कर लेंगे इसी में। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of an ideal gas। देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, 1 मोल है ये गिवन है, तो वीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन 1.0821, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीटर, एटीएम में यूनिट के साथ लिख रहा हूँ इस बार, अपॉन क्या लिखते हैं बेटा, मोल केल्विन, ठीक है। यहाँ पे भी मैं 1 मोल लिख रहा हूँ, और टेम्परेचर कितना है, 273.15 केल्विन, ठीक है। अपॉन में लिखेंगे यहाँ पे प्रेशर, प्रेशर कितना आएगा, 0.987 एटीएम, ठीक है। देखो यूनिट को देख लो एक बार, बताओ एटीएम से एटीएम कट हो जाएगा, यस, मोल से मोल, केल्विन से केल्विन, ठीक है। हमारे पास जो भी है ये जो बचा हुआ इसका आप कैलकुलेट करोगे, ये आएगा 22.7 लीटर, ठीक है। ये लेटेस्ट के हिसाब से है, ठीक है। तो लेटेस्ट आपको जब पूछा जाएगा या इस न्यूमेरिकल में लग रहा है कि यहाँ पे या कहीं भी ऑप्शन में है ऐसा कि आपको वो बताना है, तो ये ज्यादा करेक्ट है, समझ गए। अगर वही है 22.4 चल रहा है तो उसी के हिसाब से चलते रहें, कहीं आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसी के साथ, ठीक है। ये कब है, जब पूछा जाएगा, ठीक है, तब, समझ गए। लिखो हमने पिछले क्लास में जो वेपर डेंसिटी निकाली थी वहां पे गैस सेम थी, केस 1 लिखा था तुम लोगों ने, उसके ऊपर केस कुछ लिखा था, केस 1 ना, हाँ ठीक, पर्टिकुलर गैस के लिए केस 1। बताओ बेटा, देखो ये हमने कल पढ़ा था, तुम लोग एक बार देख लो अभी, रो इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, पी प्रेशर, एम मोलर मास, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, याद है आपको। रो 1 अपॉन रो 2 हमने कंपेरिजन किया था दो गैसेस का, ठीक है।
अब केस वन हमने देखा केस वन बेटा क्या था उसमें, अगर सिमिलर गैस हो, ठीक है, पर्टिकुलर गैस हो, सेम गैस है, तो यहाँ पे एम और आर कट हो जा रहे थे क्योंकि ये सेम हो रहे थे। बताओ, तो इसका रेशियो क्या आ रहा था, P1, हाँ हाँ, अपॉन P2 D2, यही आ रहा था, ऐसा नो। बट अब क्या कर रहे हैं, अब हम कोई अननोन गैस को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, अननोन गैस की वेपर डेंसिटी मानो फाइंड आउट करनी है। तब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो जैसे हमने, आपको याद है, रिलेटिव एटॉमिक मास देखा था, ठीक है, एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने एक वैल्यू निकाली थी या एक टर्म पढ़ी थी, रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब सर, जैसे कार्बन के लिए बात की तो हमने बताया रिलेटिव एटॉमिक मास उसका कितना था, 12 था, मतलब वो उससे उतने गुना भारी है। बात समझ में आई क्या? वैसे ही हम जब वेपर डेंसिटी निकाल देंगे तो किसी एक्स अननोन गैस की हम कंपैरिजन करते हैं हाइड्रोजन गैस से। किससे कंपैरिजन करेंगे बेटा, हाइड्रोजन गैस से, ठीक है। तो वहां पे जब कंपैरिजन करेंगे तो अब सुनना ध्यान से, देखो पहले केस में क्या क्या सेम था, आर तो चलो सेम ही, मतलब आर को तो काउंट ही नहीं कर रहे, गैस सेम थी, गैस सेम थी, अलग अलग चीजें क्या थी, प्रेशर और टेम्परेचर। क्या चेंज था बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज थे, अलग अलग थे, ठीक है। अगर मानो प्रेशर और टेम्परेचर, अब इस केस में जो नेक्स्ट केस पढ़ने वाला है ना, सेकंड केस, उसमें क्या है, प्रेशर टेम्परेचर सेम हो जाएंगे, गैस अलग अलग हो जाएंगी। समझ गए क्या? एक केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें प्रेशर टेम्परेचर भी अलग हो, गैस भी अलग हो, वो भी कर लोगे। तो तीन केस समझ गए ना। तीसरे केस को तो मैं बताने नहीं वाला, आप कर लोगे इसको, ठीक है। पहला केस हमने पढ़ा पर्टिकुलर गैस के लिए। दूसरा केस क्या होगा बेटा, वहां पे जहां पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रहेंगे, आर कांस्टेंट रहता ही है, हम कोई अननोन गैस के लिए हम वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर हम अननोन गैस के लिए वेपर डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे तो जो हम गैस लेंगे रेफरेंस में वो कौन सी गैस होगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो अब लगा देंगे हेडिंग केस 2। ये लिखना है क्या कुछ, लिखने का तो है नहीं, तो लिख लीजिए केस 2। लिखेंगे वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस एक्स। ये कोई अननोन गैस एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ गैस एक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ H2, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन ये है बेटा, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो जो हम वेपर डेंसिटी अब जो निकाल रहे हैं एक्चुअल में वो है क्या पता है, रिलेटिव है, ठीक है। ये क्या है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी, ठीक है, रिलेटिव वेपर डेंसिटी। लिखो बेटा फटाफट, बताओ। अब ये चीजें रिलेटिव निकालेंगे तो बताओ यूनिट होगी या इसकी यूनिट लेस है, ये यूनिट लेस, यूनिट लेस, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ एक्स गैस देखो, यहाँ पर रखते हैं वैल्यू इसको, पी सेम है तो पी रहेगा, टेम्परेचर बेटा पी एम आता है ना ऊपर, तो उसका क्या आएगा, मोलर मास एक्स गैस का, ठीक है, अपॉन आर सेम है, टेम्परेचर सेम है, ठीक है, इनटू बेटा मॉलिक्यूलर H2 गैस का कितना रहेगा, 2, यस और नो, और इसका प्रेशर भी पी है, अरे समझ गए ना, यस और नो, आर और ये, बताओ इसको जब सॉल्व करोगे तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, एम जो अननोन गैस का मोलर मास अपॉन क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी किसी की निकालने के लिए क्या निकालोगे, एक्स अननोन की मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। और एम डब्ल्यू इक्वल टू जब भी निकालना हो तो वेपर डेंसिटी इंटू ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट कोई एक्स अननोन है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। लिखो फटाफट।
समझ गए बात को? ठीक है, तो जो दूसरा केस है बेटा, रिलेटिव वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, उसमें हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे और वो कंडीशन, ठीक है। अब ये बताओ मुझे, ये फॉर्मूला बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस किस किस के लिए वैलिड होगा? तीनों के लिए, या कभी कभी दो के लिए, कभी कभी एक के लिए नहीं? बताओ किस किस के लिए ये जो हमने डिराइव किया है, ये किस किस के लिए वैलिड होगा? बोलो। बेटा हमेशा गैस के लिए, ठीक है। समझ गए क्या? आइडियल गैस लोकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, या तो फिर बेटा गैस होनी चाहिए या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस, तभी आपको लगाना है ना। सॉलिड वगैरह के केस में मत लगाना, फंस जाओगे। क्लियर है? लिखो बराबर। तो बता क्लियर है तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं कितना क्लियर है। If the vapor density of volatile substance vapor density of volatile substance is 70, find a value of x। आंसर है मतलब ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। करो बेटा फटाफट, आंसर सवाल है। कर। आ जाएगा आंसर? बताओ क्या निकालना है बेटा इसका, ये वैल्यू निकाली ना। तो वेपर डेंसिटी का क्या फॉर्मूला है? वीडी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू बाई टू। तो एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू वीडी। बताओ वीडी पता है हमें? बताओ कितना है? 2 इंटू 140 हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा होगा? अरे इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहा होगा? 140 ना। अरे 140 तो आएगा। अब इसमें है क्या क्या बेटा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और इसका वैल्यू क्या है? इंटू एक्स है, और ये 140। ये दोनों को क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? हैं? कितना आ जाएगा ये ऐड करके? 20। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? 140 अपॉन 28। आंसर आ जाएगा। बताओ किस किस को नहीं समझ में आया? यही तरीका है करने का बेटा, ठीक है। आपको टोटल यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट पता चल जाएगा इसका, इससे निकाल लो फिर। ठीक है, चलो फिर तैयार हो जाओ अगले सवाल के लिए। चलाओ बेटा, चलाओगे तभी चलेगा, फिर वो दौड़ेगा भी दिमाग से ना। दिमाग चलाओ खूब। क्वेश्चन नेक्स्ट, फाइंड आउट नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम प्रेजेंट इन
number of atoms and volume present in 1 gram of helium at 1 gram of helium at STP. कर सकते हैं, ऑप्शन नहीं है इस बार। करो बराबर है। ज्यादा टाइम नहीं है बेटा, मैं बस पानी पी के सवाल सॉल्व कर दूंगा अभी, जल्दी करो। बताओ, हो गया? आपको पता है मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 एसटीपी में, यही पढ़ा है ना? तो ये बताओ कौन सी गैस होगी? ये डिसाइड किया था कि हमने कुछ भी नहीं, वो तो हर गैस के लिए होगा। समझ गए ना? अगर बेटा हीलियम का एक मोल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4। अगर हीलियम का 4 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? ठीक है, तो ये बताओ अगर 1 ग्राम है, हमें तो 1 ग्राम दिया है ना, अगर हमने मानो 4 ग्राम, ये 1 ग्राम हीलियम गिवन है, अगर 4 ग्राम हीलियम गिवन होता बेटा तो कितना वॉल्यूम होता बोलो? अरे बोलो ना, 22.4 लीटर। यस और नो? बट ये 4 है या 1 है, तो मैं 4 से डिवाइड करूं दोनों साइड, तो ये आ जाएगा बेटा 1 ग्राम और यहाँ पे हो जाएगा 5.6 लीटर। समझे क्या? कुछ है क्या सवाल में? ठीक है, लिख लो, सॉल्यूशन की तरह लिख लो, उसको अच्छा लगेगा। एट एसटीपी, कोई नोट्स पढ़ेगा तो ये तो लगेगा ना कि हाँ मास्टर पढ़ाते तो है, नहीं तो पता चला क्या है, घर पर जाके पढ़े बाद में पता चला कि क्या है। एट एसटीपी 1 मोल any gas volume will be almost 22.4 लीटर, मतलब Vm मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा अगर 4 ग्राम है तो इतना है, अगर 1 ग्राम ले लिया तो कितना हो जाएगा? 22.4 डिवाइडेड बाई, ठीक है, अभी अच्छा लग रहा होगा थोड़ा। पहले वाला तरीका सही है, यही सही है? बताओ, दोनों में से कोई नहीं सही है? देख लो, बेसिक मैथ्स ही चल रहा है बेटा। रो से भी लिख दूं क्या मैं इसको? देखो कैसे करेंगे। अगर 1 मोल है तो उसका वॉल्यूम है 22.4। अगर बेटा वही 4 ग्राम, क्योंकि हीलियम का 1 मोल का हो जाएगा 4 ग्राम, तो 22.4 लीटर। ठीक है, इसके क्योंकि हम यही कोशिश करेंगे ना उसी को ग्राम में बना दें, कोशिश यही रहेगी बेटा कि इसी को कर दें। तो क्योंकि अगर तुम यहाँ पे कर रहे हो तो इसे यहाँ करना पड़ेगा, तो सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5.6। चलो एक और इसमें पूछा गया था ना, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल दोगे, वो भी प्रो से कर दूं मैं। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na, 4 ग्राम में कितने एटम आएंगे? Na, तो इधर भी डिवाइड करो 4 से, उधर भी डिवाइड करो। ठीक है,
Na/4 number of atoms of helium। ठीक, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल करके देखो, फिर हो जाएगा तो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन number of molecules present in 1 centimeter cube of any ideal gas at STC। ऑप्शन भी दिए हैं। बताओ, कर लोगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको वॉल्यूम बताना है। आपको कितने का वॉल्यूम पता है? मतलब मॉलिक्यूल्स बताने, सॉरी, आपको आपको कितने में कितने मॉलिक्यूल्स पता है? जो पता है उसको लिखो और फटाफट करो। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब बेटा कितना होता है? 1 ml। हाँ वो तो ठीक है, 1 ml होता है। यस और नो? आगे बताओ फिर। 1 ml है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 1 ml ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन है आपको, है ना। आपको पता है सर, जो 22.4 लीटर या फिर 22,400 लीटर जो गैस होती है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं? एंड ये होते ना, यानी अब आपको कितने के लिए निकालना है? किसके लिए निकालना है? 1 ml के लिए। बताओ, तो यहाँ पे 1 ml कर सकते हो ना, ये ml रहेगा, ml। तो बताओ 1 ml के लिए कितना हो जाएगा बेटा? Na/, 22,400 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। इसको सॉल्व करो, कितना? 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन 22,400। इसको सॉल्व कैसे करें सर? देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ जाएगा, ये 10⁻4 हो जाएगा। 4 जाके ऊपर क्या हो जाएगा? -4, -4 इसमें से गया तो 19। ये लगभग 2.2 बचा। 2.2 से 3 टाइम्स आएगा, मतलब कोई आंसर ऐसा आ रहा होगा 3 इंटू 10⁻19 वाला लगभग। अब 3 से कम भी आएगा ना वैल्यू, क्योंकि नीचे वाली 2 से ज्यादा है। समझ गए ना इस बात को? पक्का? तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2.69 इंटू 10⁻19। अब बेटा हम कोई सी भी गैस ले ले, ये सबके लिए बात सही है, ये बात सबके लिए करेक्ट है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं लॉज स्मिथ नंबर, ठीक है, लॉज स्मिथ नंबर।
आ रहा है मजा नहीं सवाल करने में? सवाल हो नहीं रहे। आ रहे हैं बेटा सवाल में? चलो, इसका अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर का, एप्लीकेशन वाला पार्ट। अभी तो हमने मोल वगैरह यही निकालना सीखा है, इसमें तो खास नहीं है, बेसिक पार्ट ही था ये ना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये अब जो बेटा मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एक पार्ट पढ़ेंगे अभी हम आगे, और दूसरा पार्ट होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, और एक है स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री हेडिंग ला दी क्या तुम लोगों ने? मुझे एक न्यूमेरिकल और याद आ गया। ठीक, लिखो, ये होमवर्क में लिख लेना। फाइंड आउट नंबर ऑफ molecules present in 1 ml of H2O. हंड्रेड नंबर ऑफ molecules 1 ml of H2O. ठीक है, कर लाओगे? ठीक, अब उसके बाद लिखेंगे मोल कॉन्सेप्ट दो पार्ट में, स्टोइकियोमेट्री एंड लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लिख लिया? देखो स्टोइकियोमेट्री क्या होती है, स्टोइकियोमेट्री को ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है आपको, देखो देखिए, देखो आपको पता है कोई केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, उसके सामने इधर रिएक्टेंट है, इधर प्रोडक्ट रहते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। किसी के सामने आपने नंबर नहीं लिखा देखा होगा, मतलब उसके सामने 1 नंबर है, ऐसा नहीं कि इसके सामने 0 नंबर है। 0 है तो मतलब वो है ही नहीं ना वहां पे। बात समझे क्या? अगर किसी के सामने कुछ भी नंबर नहीं लिखा है तो उसका नंबर उसका 1 है, और वही इसकी स्टोइकियोमेट्री है। स्टोइकियोमेट्री सर हमेशा स्टोइकियोमेट्री वही होती है क्या? नहीं, आपको स्टोइकियोमेट्री वैलेंस केमिकल इक्वेशन में चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री आपको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले क्या करो बेटा, केमिकल इक्वेशन को लिखो, ठीक है। दूसरा पॉइंट फिर क्या करना है आपको, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सेकंड पॉइंट, उस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है।
अब जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, वही क्या होती है उसकी स्टोइकियोमेट्री। समझे क्या? समझे क्या? ठीक है, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड जो है वही क्या है उसकी स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, वो तो ठीक है, स्टोइकियोमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे मेन, हम यहाँ पे मेन कुछ और चीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, सुनो, अब जो हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं उससे हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो अब स्टोइकियोमेट्री में क्या करना है, नंबर तो लिख के आ गया, अब सर उस नंबर के बेसिस पे रिएक्टेंट साइड कुछ नंबर है, प्रोडक्ट साइड कुछ नंबर है, उसका कुछ रेशियो आ जाएगा। ठीक है, उस रेशियो के बेस पे हम क्या क्या चीज देख सकते हैं, हम क्या क्या वहां पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखना है। सुनना, अब स्टोइकियोमेट्री में हम देखने वाले बेटा तीन चीजों को। ठीक है, ये जो लिखा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वहां सबसे पहले हम देखेंगे बेटा मॉलिक्यूलर रेशियो। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स होंगे उनके मॉलिक्यूल का रेशियो क्या आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे बेटा मोलर रेशियो, ठीक है, उनके मोल्स का रेशियो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे उनका वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे और लास्ट में निकालेंगे उनका मास रेशियो, मास का रेशियो। ठीक है, तो अब ये जो तीन चीजें हैं ऊपर वाली, इनको हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा ये इनडायरेक्टली आता है। ठीक है, अभी लिखूंगा मैं, बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। ठीक, अब सुनो, अब सुन लो मेरी बात, लिखो मत कुछ, अब मैं पूरा यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो, मैं कोई केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ अमोनिया के फॉर्मेशन की। ठीक है, अमोनिया के फॉर्मेशन की मुझे पता है अमोनिया बनता है बेटा NH3 है, इसमें नाइट्रोजन होता है N2 और H2 रहता है, पता है आपको, यही है ना, और ये अमोनिया बन रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करें, बताओ इस साइड कितने नाइट्रोजन है, ये, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। तो हमने पहले केमिकल इक्वेशन लिखी, उसको बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या इंडिकेट कर रही है, बताओ। इंडिकेट ये कर रही है, मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपको बताना ये सही है कि नहीं है। 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of H2 and form 2 molecule of ammonia। यस, बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ बेटा 1 molecule of N2 रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, रिएक्ट विथ 3 molecule of 3 molecule of बेटा H2 and forms 2 molecule of ammonia NH3। ठीक है, समझ गए क्या बेटा, तो ये है, यहाँ पे ये इसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टेंट साइड रिएक्ट कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, बात समझे क्या? अगर मैं यहाँ पे इनकी मॉलिक्यूल्स की रेशियो की बात करूं तो बेटा मॉलिक्यूल का रेशियो 1, समझ गए? ठीक है, तो अभी इनका मॉलिक्यूलर रेशियो क्या है, 1:3:2। अब सुनना, अब मन हुआ किसी का कि सर अब मैं 1 नाइट्रोजन नहीं ली, अब मैं 2 नाइट्रोजन लूंगा। ठीक है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लूंगा, तो ये बताओ जो 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कितने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, अब 6 के साथ में। उसी रेशियो में बेटा सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 4 मॉलिक्यूल अमोनिया बनेंगे। किसी ने 3 से कर दिया, किसी ने 4 से कर दिया, और तुम्हें पता है ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच जाते, Na तक। बात समझ में आई? और Na तक पहुंच गए तो कहां तक पहुंच जाते हैं, मोल तक। समझ गए? सुनो बात को, ठीक है, सुनो, तो बेटा 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2, मानो अब किसी ने लिए 2 मॉलिक्यूल लिए N2 के, तो बताओ N2 का कितने, H2 के कितने होंगे, फिर वहां पे 6 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितने आएंगे बेटा, 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। या सुनो, ठीक है, अगर मानो कोई इसके बेटा X मॉलिक्यूल ले रहा है N2, तो उसको इसके कितने लेने पड़ेंगे, 3X मॉलिक्यूल। अरे ये उसका 3 टाइम्स है ना, 3X मॉलिक्यूल्स,
3s मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, और यहां पे क्या बनेंगे बेटा 2x मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसके जो मॉलिक्यूलर रेशियो है वो कितना आ रहा है 1:3:2। ठीक है, आप कुछ भी चेंज करो उसी रेशियो में वो आगे मल्टीपल होता जाएगा, समझ गए। अब मन हुआ कि सर अब x तो ले लिया वैल्यू, अब हम लेंगे Na वैल्यू। क्या लेते हैं Na, ठीक है। तो x की जगह बेटा यहाँ पे मैंने पुट किया Na मॉलिक्यूल्स, बोलो Na मॉलिक्यूल्स ऑफ N2। अगर हमने Na मॉलिक्यूल लिए N2 के तो बताओ यहाँ पे Na मॉलिक्यूल लिए तो ये कितने होंगे बेटा 3Na। 3Na मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके होंगे बोलो H2 के, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ 2Na मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। यस और नो, ठीक है। बताओ Na मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोल सकते हैं अब आगे 1 मोल। बात समझ गए क्या 1 मोल। 1 मोल यहाँ पे क्या है N2 है, और रिएक्ट कर रहा है बेटा कितने 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3 मोल ऑफ H2 के साथ, एंड फॉर्म कर रहा है 2 मोल ऑफ अमोनिया। तो उसमें कोई डाउट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हमने दो चीजें यहाँ पे हमने डायरेक्टली देख ली, क्या क्या मॉलिक्यूल का रेशियो और मोल का रेशियो सेम आ रहा है। कैसे सर मोल का रेशियो भी देख लो 1:3:2, मॉलिक्यूल का रेशियो भी देख लो 1:3:2। इसका मतलब क्या है सर स्टाइकोमेट्री अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाने, ठीक है, तो हम उसके बेस पे मॉलिक्यूल का रेशियो भी निकाल सकते हैं मोल का रेशियो भी निकाल सकते हैं, समझ गए। स्टाइकोमेट्री वो चीज है जिसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं बेटा मॉलिक्यूल हो मोल हो उनका रेशियो निकाल सकते हैं। अगर आपको एक का रेशियो पता है तो दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो, और उस रेशियो के बेस पे यहाँ पे कितना खर्च हो रहा है यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, ये सारी चीजें हम आगे फाइंड आउट करने वाले हैं। तो ये बात तुम्हें समझ में आई क्या, पक्का ना। ठीक है, लिख डालो फटाफट से। ये लिखा नहीं था क्या, अरे चलो लिखो फिर से, मैं बोल रहा हूँ लिखो यहाँ पे साइकोमेट्री था बेटा, हमें लिख के बता रहा हूँ मैं। हाँ लिखो, पहला पॉइंट लिखो, राइट डाउन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, फिर दो लिखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। उसके बाद लिखो इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन न्यूमेरिकल वैल्यू written on product slash reactant, numerical value written on product slash reactant side equal to stoichiometry। ठीक है, हाँ स्टाइकोमेट्री में हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर रेशियो देखेंगे फिर मोलर रेशियो, ठीक है। देखो स्टाइकोमेट्री के बेसिस पे मॉलिक्यूलर रेशियो और मोलर रेशियो देखेंगे सेम आता है या अलग आता है। तो हम डायरेक्टली निकाल रहे देखो, और इसको इनडायरेक्ट।
देख लिया बेटा, पक्का ना? फोन नहीं लिखा क्या? बिठा दो पूरा। बात आ रही है समझ में? देखते हैं कितनी आ रही है, न्यूमेरिकल से पता चलेगी वो तो। तो मोलर रेशियो, मॉलिक्यूलर रेशियो बताओ, सेम आ रहा है? थर्ड निकालते हैं अभी, वॉल्यूम रेशियो।
लिखो बेटा, जल्दी लिखो। चले, देखो भाई, बताओ, इसका 1 मोल है, इसके 3 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहे हैं। यही है। आपको पता है 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है बेटा? मोलर वॉल्यूम 1 into 22.4 लीटर ऑफ N2 reacts with 3 into 22.4 लीटर ऑफ H2 and form 2 into 22.4 लीटर ऑफ NH3। ऐसे लिख सकते हैं, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट कंडीशन ये है बेटा कि यहाँ पे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस के लिए बात होगी, ठीक है। उसके हिसाब से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर और टेम्परेचर, ये जो कंडीशन दी गई है वो किस पे बेटा? एसटीपी पे, समझ गए ना? क्योंकि हमने जो मोलर वॉल्यूम निकाला था वीएम, वो 22.4 जो आया है वो किस पे है? एसटीपी पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशंस को चेंज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और कंडीशन टेम्परेचर की कंडीशन फिक्स है ना, ठीक है, फिक्स है, वो क्या दी गई है वो हमें पता है। अगर हमने इनको चेंज किया, चेंज करने के साथ ये भी चेंज हो जाएगा क्या? नहीं चेंज होगा। क्यों? बात सुनो, प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम दूसरा आ जाएगा, वॉल्यूम दूसरा आ जाएगा, बट सारे वॉल्यूम से एक ही जगह मल्टीप्लाई तो वैसा ही हो रहा होगा ना, सेम वैल्यू से ही। अरे बेटा वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना वो मल्टीप्लीकेशन की। मानो यहाँ पे 22.4 नहीं आए, कोई एक्स वैल्यू आई, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी एक्स से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी। बट जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो एक्स तो हर जगह से हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आप कोई भी प्रेशर टेम्परेचर रखो वो यही आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसका मोलर रेशियो निकालेंगे, मतलब वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे, तो ये तो कट हो गया रेशियो के लिए, ठीक है। तो वॉल्यूम रेशियो क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम रेशियो फिर से वही आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही, मतलब सर 1:3:2। बात समझ गए क्या? ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर आप चेंज करो मत करो, वही रखो, वो चेंज नहीं होता है। वॉल्यूम रेशियो भी 1:3:2 ही रहने वाला है। जो स्टाइकोमेट्रिक उनका कोफिशिएंट का रेशियो है वही रहेगा, ठीक है, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे जो 22.4 है ये इस फिक्स है।
देख लिया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ। क्या है बेटा नेक्स्ट फोर्थ? मास रेशियो। ठीक है, देखो बेटा 1 मोल N2 लिया है, 3 मोल H2, 2 मोल NH3 फॉर्म हुआ है। बताओ 1 मोल N2 का मास क्या रहा होगा? मास की अगर मैं बात करूं 28 ग्राम। ठीक है, इसका मास क्या रहा होगा बेटा? 6 ग्राम। 6 ग्राम, 1 मोल का 2 हो गया ना। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 34 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का 17, 2 का 34। क्लियर है? ये बताओ अभी इसका हम सिंपलेस्ट रेशियो और बना सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 14, 3 और 17। इससे सिंपलेस्ट बना सकते हो क्या? नहीं, इससे सिंपलेस्ट नहीं आएगा। तो ये बताओ अब जो बाकी के रेशियो आ रहे थे ये उनसे मैच होता हुआ आ रहा है क्या? नहीं। तो ये बताओ स्टाइकोमेट्री चेंज होगी तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, या वही रहेगा? नहीं, मास रेशियो चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। बट एक बात सुनो, जैसा हम बाकी के लिए फिक्स बोल सकते हैं कि हाँ, अगर कहीं पे कोई और इक्वेशन लिखी हुई है, हमने उसको बैलेंस किया, स्टोइकोमेट्री उसके सामने लिखी, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स का रेशो है वही उसके मोल्स का रेशो होगा, वही उसके वॉल्यूम का रेशो होगा। बट मास के रेशो में ऐसा नहीं। समझ गए ना? ये अलग अलग आएगा सबके लिए। क्लियर हुआ? मास के रेशियो में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? ये क्या है? मास का रेशियो डिफरेंट आता है। ये है हमारा मास रेशियो। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि जो मास रेशियो है वो डिफरेंट आता है और बाकी के 3 रेशियो सेम आते हैं। उनको हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली नहीं, उसको पहले मॉलिक्यूलर वेट से। और ये इसका अलग आने का रीजन ये है कि सबके मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग है। ठीक है, ये भी है। सब आप कर देते हैं बेटा। अभी देखो 1, 3, 2, ये चलो भाई, तैयार हो जाओ अभी। लंबी गहरी सांस लेके
रेडी हो जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, समझ लिया बहुत, क्वेश्चंस करते हैं। देखो, फाइंड आउट मास ऑफ CaO, फाइंड आउट मास ऑफ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, obtained obtained from thermal decomposition of thermal decomposition of 5 gram CaCO3, CaCO3। देखो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हो या फिर स्टाइकोमेट्री हो, क्वेश्चंस हम एक क्वेश्चन को दोनों तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। मेरी बात को थोड़ा सुन लो, लिखते लिखते। एक क्वेश्चन को हम दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड से, बट दोनों की कुछ लिमिटेशंस ऐसी हैं कि अगर इक्वेशन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रही है, बड़ी हो रही है, या अपने को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब इक्वेशन जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या बैलेंसिंग में प्रॉब्लम जा रही है, तो वहां पर फिर हम उसको करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से। अगर सिंपल इक्वेशन है, छोटी इक्वेशन है, ठीक है, केमिकल इक्वेशन है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सबसे पहला मेथड, क्योंकि वो सबसे आसानी से भी निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, आप इन्हीं सवालों को अभी जो मैं कराऊंगा ना स्टाइकोमेट्री के, आप इन्हीं सवालों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी कर सकते हो बराबर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। बट ये छोटी इक्वेशंस होती हैं, जो भी छोटी इक्वेशंस के जो सवाल आएंगे, इन सबको सबसे पहले आप स्टाइकोमेट्री से करो, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा इजी पड़ते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हो या स्टाइकोमेट्री हो, दोनों एक दूसरे का काम कर देती हैं। बट जब इक्वेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्टाइकोमेट्री समझ में नहीं आ रही, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम जा रही है, तो फिर वहां पे हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सवाल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब जब समझ में आ जाएंगे दोनों चीजें एक साथ, तो फिर मैं आपको फिर समझा दूंगा। ठीक है, तो अब ये सवाल आपको करना है। अब ये सवाल स्टाइकोमेट्री का है। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से भी कर लो, पर वो अभी आता नहीं है, स्टाइकोमेट्री आती है, कर सकते हो अभी। इक्वेशन आपको समझ में आ रही है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? थोड़ा याद होगी इक्वेशन, ये पुरानी पड़ी हुई, ये ये इक्वेशन है। अब देखो, मैंने इक्वेशन लिख दी, अब बाकी की कहानी आप देखोगे खुद ही। ठीक है, हाँ, फिजिकल स्टेट को इसलिए लिखना रहता है क्योंकि आपको पता रहे कि गैस कौन सी है। ठीक है, लिखो भाई। बैलेंस कर लो पहले इक्वेशन को, इक्वेशन लिख दी मैंने, बैलेंस है या नहीं है देख लो एक बार, फिर अपना शुरू हो जाओ। मोल रेशियो, मोलर रेशियो, मास रेशियो, जो भी आपको निकालना है फटाफट कर लो। बताओ बेटा, आ गया? कुछ तो हुआ होगा, तो मोल मास निकालने में प्रॉब्लम जा रही है।
हो गया। आ गया आंसर। ऑप्शन मैच हो रहे हैं कुछ, नहीं हो रहे? बताओ बेटा। बैलेंस है क्या इक्वेशन? वन, वन और वन, ठीक है, बैलेंस है। मोलर रेशियो मतलब सर अगर इसका एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट का लिया आपने, तो यहाँ पे एक मोल ही क्या बन रहा है, CU, है ना, और उससे क्या बन रहा है, ये 1 मोल CO2 गैस, ठीक है, 1 मोल क्या बन रही है, CO2। ऐसा नो, कोई डाउट है इसमें? नहीं है, ठीक है। सुनो आप बात, देखो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल, ठीक। चलो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, कितना CO मिला है। अब सीधा इसकी बात करते हैं, इन दोनों की, उसको छोड़ दो क्योंकि उसका काम ही नहीं है। तो बेटा 1 मोल CaCO3 से आपको कितना मिल रहा है, 1 मोल CaO, ठीक है, यही है ना। अगर मैं इसको मास में कन्वर्ट करूं तो बेटा इसका कितना आएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो बताओ, 40, इसका हो गया 12 और 48, यह आ जाएगा 100, 100, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ सर 100 ग्राम अगर इसका है तो हमें कितना मिल रहा है बेटा, बोलो, 56, ठीक है, क्योंकि CaO का जब आप निकालोगे, CaO कैल्शियम 40 और 16, कितना आ जाएगा, 56, समझ गए, 56 ग्राम हमें ये ऑब्टेन हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे की सुनो, अगर बेटा इसका 1 ग्राम लिया होता तो कितना मिलता, 56/100 मिलता, यस और नो, 56/100 ग्राम मिलता। बट इसका तो 5 ग्राम लिया है ना, तो आप क्या करोगे, 56/100 इंटू 5, ठीक है, 56/100 इंटू 5। बताओ, अब इसमें 5 का मल्टीप्लाई करोगे और 100 से डिवाइड करोगे, कर लोगे या वो भी करूँ अभी, बताओ? नहीं, पक्का? सुनो बात को, मेरी बात तो सुन लो, मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये 0.5 हो गया, अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, 0.5 हो गया बेटा लगभग, मान लेते हैं थोड़ा सा चेंज है, 0.5, और 0.5 इंटू 5 क्या होगा, 2.5, मतलब आंसर 2.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा। देखो कुछ में कितने हैं, नहीं तुम करते तो फिर पूरा मल्टीप्लाई करते ना, इसीलिए मैं, ठीक है, पूरा कर लेना, कोई बात नहीं, अच्छी बात है पूरा करोगे तो। बट आंसर 2.8 हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लिखो मेथड, फिर तुम्हें पता है प्रो मेथड से करेंगे। ये है बेटा साइकोमेट्री का गेम, अभी आपको आएगा धीरे धीरे समझ में, कोई बात नहीं, मगर कोशिश आपको बहुत बुरी तरह से करनी पड़ेगी, है ना, अच्छी तरह नहीं बोल रहा मैं बेटा, बुरी तरह से, है ना, तभी आएंगी चीजें, तभी उस तरह से कर पाओगे जैसा मैं चाह रहा हूँ आपको करवाना।
चले बेटा, देख लो एक बार। देखो, प्रो मेथड देख लेते हैं। इक्वेशन लिखी हमने, आपको पता है रेशियो 1:1 आ रहा है, ठीक है, 1:1:1, ठीक है। अब हम दोनों की बात करते हैं। इसका मतलब हुआ कि सर अगर इसके 100 ग्राम है तो उसके कितने ग्राम बन रहे हैं? 56 ग्राम। ऐसा ही है ना? अगर इसके 100 ग्राम है तो इधर इसके कितने बनने हैं? 56 ग्राम, ठीक है। बट हमें ना तो 100 ग्राम ना 56 के लिए, बात हो रही है 5 ग्राम के लिए। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे इसको 5 बना दें। तुम जो कोशिश इधर कर रहे हो वो कोशिश इधर भी करनी पड़ेगी। अगर तुमने ऐसी कोशिश दोनों साइड कर ली तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बताओ 56 का आधा कितना हो जाएगा? 28, और यहाँ पे 0 की वजह से 2.8। समझ गए क्या? प्रो वाले ऐसे चलते हैं। क्लियर है? चलो सीख लो बेटा, ये तरीका मैं हर बार मैं कर पा रहा हूँ, है ना। हाँ, जो वैल्यू दी है आप उसको ऐसा बनाना सीखो कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कितना सीखे तुम इस सवाल से। अगला सवाल ऐसा ही दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा अलग है बस। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained volume of CO2 obtained at NTP by thermal decomposition of 5 ग्राम CaCO3। इस सवाल को बेटा दौड़ के कर दो फटाफट। तुम सीख भी रहे हो कि नहीं है? वैसे तो नहीं, सर पहले एक सवाल बता देते हैं और फिर दूसरा सवाल बता देते हैं, हमें तो प्रैक्टिस के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। सेकंड आंसर बता रहे हैं क्या? देखो निकाल के, बाकी और लोग बताओ। तरीका वही है, CO3 डिकम्पोज हो रहा है, CO बना रहा है, CO2 बना रहा है, बट इस बार हमें CO2 और CO3 से मतलब है, ठीक है। ये गैस है। देख लिया? बताओ अगर ये 1 मोल होता बेटा तो इसका भी कितना मिलता? ठीक है, 1 मोल ही है, 1 मोल से 1 मोल ही मिलेगा। समझ गए? अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल मिलेगा, ठीक है। बट अगर इसका 1 मोल है तो वेट कितना होगा इसका? 100 ग्राम, ठीक है। समझ गए? और इसका वेट कितना मिलेगा? वेट अभी इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है, 100। तो ये बताओ अगर मुझे इसको उसके हिसाब से सेट करना है जितना इसका वेट है, तो मैं क्या लिखूंगा? 1/20 मोल। अब ये कैसे आएगा सर हमें? सही बात है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से मैं ही बात कर लेता हूँ। सर ये कैसे आएगा हमें? और आप भी इधर भी लिख दोगे, इसका मतलब 1/20 मोल, और आप इधर 1/20 लिख दिया तो आप सीधा इसका वॉल्यूम बना दोगे।
और वॉल्यूम कैसे बना दोगे, 22.4 से मल्टीप्लाई करके। अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पे 2.24 और उसका आधा करके 1.12 आंसर लिख दोगे। क्यों किया, कैसे किया, ठीक है सुनो, ये बेटा प्रो से ही कर दिया मैंने, ठीक है सुनो। देखो अगर बेटा 1 मोल ये है तो सुनो 1 मोल इधर ये भी मिलेगा CO2, ठीक है, बताओ उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ तुम्हें जो वेट दिया है उसके आप क्या बनाओगे, मोल बनाओगे, यस और नो। और वेट के मोल ही तो बनाओगे ना, तो बताओ इसके वेट के मोल बनाने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे 100 ग्राम से, बताओ क्या आ जाएगा 1/20 मोल। तो मुझे पता है कि ये 1/20 मोल आ रहे हैं, तो मैं अगर इधर 20 से डिवाइड करूंगा तो इधर भी 20 से डिवाइड कर दूंगा। इसका मतलब सीधा पता चल गया मुझे, अगर इसके इतने मोल हैं तो इसके इतने मोल मिलेंगे, अगर इसके इतने मोल मिल गए तो उसका उतना वॉल्यूम आ जाएगा। आया कुछ समझ में, पक्का। देखो अब इसको तो तुम कर लोगे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड आउट मास ऑफ CaCO3 when 5 mole CO2 is obtained by thermal decomposition of CaCO3। डायरेक्टली करो उसको। प्रो से करना है, कोई मेथड वेथड नहीं, सीधा। आंसर बहुत जल्दी आएगा फटाफट से। आप किलोग्राम में बताओ मास, वो भी इन केजी। आ गया किसी का आंसर? दस सेकंड और। बेटा मैं प्रेशर आप पे बनाऊंगा नहीं दिमाग पे तो कैसे दिमाग चलेगा, एग्जाम में तो वही होता है ना, एग्जाम लाइक कंडीशंस। अब मैं थोड़ी तो छोड़ दिया चलो करते रहो भाई आराम से, है ना, वैसा नहीं कर सकता, मुझे प्रेशराइज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। खत्म हो गया बेटा टाइम, चलो देखो जरा, टाइम खत्म हो गया। देखो ऐसा ही होता है पेपर में, CaO प्लस CO2। सुनना ध्यान से, अगर इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, हमें तो इससे मतलब है, पक्का। अगर इसके 5 मोल बने हैं तो उसके कितने मोल रहे होंगे, और इसके 1 मोल का वेट कितना है, ग्राम, तो इसके 5 मोल का वेट कितना आ जाएगा, 500 से किलोग्राम कितना आ गया, आधा किलो कैल्शियम कार्बोनेट है। अभी तो लिखने वाली भी कहानी खत्म हो गई, क्योंकि एक ही पैटर्न का कर रहे हैं ना, समझेगा बेटा। अगर इसके 5 मोल हैं तो इसके भी कितने रहे होंगे, 5 मोल, और बेटा इसके 1 मोल का आपको पता है, ठीक है, 100 इंटू 5 करोगे तो आपके पास 500 ग्राम आ गया, और 500 ग्राम से 0.5 केजी आ गया, या हाफ केजी लिखना चाहो। बताओ कितने सेकंड का सवाल था, बताओ। ये तो कर लेते तुम, मुझे ऐसा लग रहा, कर लिया, चलो कोई बात नहीं। देखो अगला सवाल है, मैं लिखने के बाद में आपको, आप सवाल लिखना मत चाहे तो, है ना, आप डायरेक्ट उसको बोर्ड से ही करना। आपको 60 सेकंड दूंगा एग्जैक्ट, आप सोचो देखो 60 सेकंड में कितना कर पाते हो इस सवाल को।
कितने लोग पहुंच पाते हैं अप्रोच तक? यही क्लास में ही करते हैं ना ये सारी प्रैक्टिस, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं कराता हूँ तुम्हें न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस, ठीक है, विद इन टाइम। ठीक है। हाँ, तो या तो आप लिखते रहो, जैसे न्यूमेरिकल में छोड़ूंगा तभी आपको या तो लिखना स्टार्ट कर दो। फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ thermal decomposition of 0.1 ohm, sorry, 0.1 mole potassium chlorate, KClO3। आपको पता है ये पढ़ा है KClO3 हमने, एट NTP। मैं जैसे ही लिख के हट जाऊंगा बेटा आपका समय स्टार्ट हो जाएगा सवाल करने का, अच्छा खराब नहीं। 2.24 लीटर, ऑप्शन सी है 3.36 लीटर। इसी को लग रहा है सर इक्वेशन डिकम्पोजिशन की, अरे पढ़ाई है बेटा ना, तो मान के चलता एग्जामिनर का पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ KClO3 थर्मली डिकम्पोज होगा। आपको पता है ऑक्सीजन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये पढ़ी है हमने। अब आप उसको बैलेंस बैलेंस करके देख लो पहले, ठीक है, करो फटाफट। देखो, टाइम स्टार्ट, 60 सेकेंड। 20 सेकेंड हो गए बेटा। पेपर में एवरी सेकेंड काउंट। फोर्टी सेकेंड है। कुछ लोग तो ये क्या सेकेंड ही सुनने के लिए बैठे हैं। हो गया टाइम ऑफ, चलो देखो बेटा, बैलेंस कर लिया, 2 2 3, इसमें कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। देखो, अब देखो बेटा कितना है, 0.1 मोल है, ठीक है, 0.1 मोल है। अगर तुम इसका 2 मोल ले रहे हो तो वहां पे तुम्हें कितना मिल रहा है, ये 3 मोल मिल रहा है। 2 मोल से 3 मोल मिल रहा है ना, बट इसका 2 लिया है क्या, इसका कितना लिया है, 0.1 लिया है ना। तो बताओ 2 से 0.1 बना सकते हो क्या तुम लोग? बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हो, 2 को डिवाइड कर दो 20 से। तो तुम्हें पता है इधर भी करते हैं तो उधर भी करते हैं, वही बोलता है मेरे साथ भी ऐसे। ठीक है, क्या बन गए, मोल बन गए पक्का। और इस मोल से अब समझ गए। अब तुम्हें ये नहीं कि इसको इससे डिवाइड करो, ठीक है, इसका बनाओ 1 1 और 2। अरे 2 से डिवाइड किया ना इसको, अगर 2 से डिवाइड किया और एक पॉइंट की वजह से यहाँ पे पॉइंट आ गया। अब इसका ट्रिपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.3। बोलो हाँ। दौड़ रहे हो कि नहीं अभी? दौड़ोगे बेटा, दौड़ना ही पड़ेगा, ऐसे बैठे रहोगे काम नहीं चलेगा। 11th वाले बेटा कहीं निपट ना जाए, मुझे डर लगता है, जो ऑनलाइन से कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाऊंगा, बट मैं पहले उनका सिलेबस कंप्लीट करवाना, जल्दी मुझे प्रैक्टिस करवानी है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा, उनके पास नोट्स होंगे फिर प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पे। उनका सिलेबस ऐसे में अगर पढ़ाऊंगा तो मई तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 11 12 पूरा मई में। उसके बाद उनकी फिजिकल केमिस्ट्री ऑनलाइन पढ़ी होगी उन्होंने, तो फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, रिवीजन उनका। वो फ्री रहते हैं ना थोड़ा ज्यादा, उनको लगता है हम फ्री हैं तो इसीलिए और उनको दिए जाते हैं वीडियो। बताओ आ गया आंसर?
हो गया बेटा। देखो अब कोई ये स्ट्रगल करके सर ये मुझे 20 से ये डिवाइड करना है, ये कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, इसको 20 से डिवाइड करना है। नहीं कोई सोचे ऐसा, तो फिर क्या करना चाहिए हमें, तो फिर वो मेथड है, मतलब वो नहीं, इसके लिए तो यहाँ पे लिखा नहीं मैंने। फिर वो था मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। बट मेथड से करके पेपर छूट जाता है, ये सच सही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप पेपर देखो, ऐसा भी लोग हैं, अभी नीट इस बार हुआ था ना, तो मैंने कई टॉपर्स के मैं इंटरव्यू देखता रहता हूँ क्या करते हैं वो कैसे। तो एक आध का टॉपर का इंटरव्यू ऐसा भी था कि पेपर होने के बाद भी सर 20-25 मिनट बचे थे रिमेनिंग, हाँ रिमेनिंग, पेपर उतना जल्दी हो गया था। प्रैक्टिस, प्रेशर बना के काम करते हैं वो दिमाग पे, और तुम्हें पता है जब भी दिमाग प्रेशर में रहता है तो चीजें अलग तरीके से चलती हैं। पेपर से पहले की तैयारी और पूरी साल पढ़ी तैयारी अलग होती है, समझ गए ना। हाँ तो वही है, प्रेशर आने लग जाता है दिमाग पे, यार कल पेपर है, कल पेपर है। अब मानो आज इंग्लिश का पेपर है उनका 12 वालों का, तो कल खतरनाक तरीके से पढ़ रहे होंगे वो, ठीक है। सुबह भी पढ़े होंगे, चाहे कभी पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, बट पढ़े होंगे, ठीक है। दिखाने के लिए खुद के लिए जैसा भी, सर पढ़े होंगे सुबह जल्दी उठ के कि हाँ 11 बजे से पेपर है, सुबह 4 बजे उठ गए, 3 बजे उठ गए, जो भी है यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ तो रहे होंगे ना, बट चीजें रिटेन भी हो रही होंगी, दिमाग में जा भी रही होंगी। तो ये जैसे आप जैसी कंडीशन में खुद को ट्रेन करोगे, ये ट्रेनिंग ही तो है। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, ये क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो अपने दिमाग की, ठीक है। एक्चुअल में जो एग्जाम है वो आपकी ट्रेनिंग का है, आप कितने हार्ड हो, कैसे कर सकते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। एग्जाम उसका है, एबिलिटीज उसी से डिसाइड होती है ना, किसकी ट्रेनिंग कितनी हार्ड हुई है, ठीक है। तो आप इसको ट्रेनिंग मान के चलोगे, ये मेरी ट्रेनिंग है। आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग करोगे, जितनी सॉलिड ट्रेनिंग करोगे, उतना ही अच्छा आप आगे कर पाओगे, ठीक है। अब किसी की ट्रेनिंग ही वीक हुई है तो वो कैसे कर पाएगा अच्छा, नहीं कर सकता ना। तो ट्रेनिंग है ये बेटा, ठीक है। ये आपके माइंड की ट्रेनिंग है, न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। आपको पता है फिजिक्स बोलते हैं कि वहां पे सर फिजिक्स होता भी नहीं है, क्यों फिजिक्स पढ़ते हैं, बेटा ट्रेनिंग है ना। एक अलग एस्पेक्ट तैयार होता है उससे। मानो कोई पर्सन है, ठीक है, जिम जा रहा है, वो वेट उठा रहा है, मसल्स ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसने कभी रनिंग नहीं की। तो ये बताओ, वेट उठाने से ही रनिंग वाली जो ट्रेनिंग होनी चाहिए हार्ट की, अगर मैं बोलूं कार्डियो की एक्सरसाइज मेनली उसमें रनिंग होती है, ठीक है, रनिंग कराते हैं, ठीक है। तो वो कभी पॉसिबल है क्या वेट उठा के, नहीं। हर चीज के लिए वैसे ही हमारा जो ब्रेन है, हर टाइप की थिंकिंग के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग, इमोशनल, या किस कंडीशन में कैसे सोचना है, उसके लिए अलग अलग तरीके की जो ट्रेनिंग होती है हर सब्जेक्ट का, वही तो है व्यू। आप देखते हो बायो है, केमिस्ट्री, उसमें मेमोराइज करने वाला पार्ट रहता है, ठीक है। इधर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के कुछ पार्ट में, केमिस्ट्री के कुछ पार्ट में और फिजिक्स में चीजों को जोड़ने का पार्ट रहता है कि इसको इससे कैसे लिंक करें, समझ गए ना। तो वो ट्रेनिंग है तुम्हारे दिमाग की, ऐसे न्यूरॉन्स डेवलप करो, जितना हार्ड करोगे आप उतना खुद को लोगे ऐसे पॉजिटिव करके कि सर ये ट्रेनिंग है। कोई भी है, देखो लाइफ में लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग काम आती है, ऐसा नहीं है, ये ट्रेनिंग लाइफ लॉन्ग काम आती है। ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे पता है, ये लाइफ लॉन्ग काम आती है, ये नहीं कि ये मेरे एग्जाम तक ही है। आप जितना अच्छे से ट्रेन करोगे ये आपके साथ ही रहने वाली है लाइफ टाइम, ठीक है। तो अपने लिए अच्छा करो, अच्छा, जैसे अपन अच्छा खाते हैं ये वैसे ही अच्छी ट्रेनिंग लो, ठीक है। ट्रेन करो, कभी भी ऐसा मत सोचो कि ये न्यूमेरिकल नहीं हो रहा, अरे नहीं हो रहा, कभी कभी शुरुआत में आप जाओगे, ठीक है। अभी मानो 10 किलो के डंबल आपने कुछ वेट उठाया तो नहीं उठा पाओगे प्रॉपरली उस तरह से, बट महीने भर करोगे, वही 15 दिन बाद तो फिर वो आपको ईजी लगने लगेगा, फिर लोग 10 और बढ़ा दो सर, वैसा ही रहता है ना, ठीक है, करते तो वही रहता है। तो पहले दिन हार्ड लगती है चीजें, बट प्रैक्टिस करते करते वो आ जाता है, समझ गए। तो वही है, ऐसा थोड़ी कि सर अभी नहीं आ रहा हमसे फिर कैसे होगा, बेटा हो जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक है। सब लोगों को नहीं आता शुरुआत में, पर प्रैक्टिस करते करते डेवलप हो जाता है, ठीक है। चलो, तो अगर इसके बेटा 2 मोल लिए तो आप देख लो, तो उसके कितने थे, ये मैंने प्रो ही लिख दिया पहले। 11th वालों बेटा थोड़ा बच के काम करना है ना। चलो, यहाँ पे 3 मोल, हाँ लेक्चर तो पूरे पढ़ाऊंगा ही उन्हें मैं, बोल दिया मैंने, तो तुम्हें करना ही पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन ऑनलाइन ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल, चिल्लाते हैं ऑनलाइन पढ़ो, सब लोग करो ऑनलाइन। देखो 2 मोल, 3 मोल, ठीक है। अगर बेटा इसका 1 मोल लिया तो वही, तो कितना हो जाएगा 3/2 मोल, समझ गए ना। अब बेटा 0.1 ले लिया, मतलब इसको 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, 10 से डिवाइड, कितना हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे ही कर दें,
मोल। अब इसमें 22.4 से समझ गए, उससे क्या आ जाएगा, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। देखो फाइनली आपको यही दिख रहा हो, समझ गए, ठीक। तो आंसर 1.1। चलो अभी तुम मान रहे हो कि ऐसा हम बहुत तैयार हो गए। चलो एक सवाल करते हैं फिर। ठीक है, लिख लिया ये, देख लो हर सवाल का एस्पेक्ट अलग है, तरीका अलग है, कॉन्सेप्ट सेम। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो है ना, आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, रू नहीं आत्मा से काम करना है ना। चलो देखो भाई, फाइंड आउट मास ऑफ O2 ऑब्टेन्ड, मास ऑफ, एग्जाम लाइक कंडीशन में दिमाग खाना बटे है ना, मास ऑफ O2 ऑब्टेन्ड, ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रॉम 90 किलोग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, पहला ऑप्शन है 70 kg, ऑप्शन बी है 80 kg, सी है 50 kg, डी है 100 kg। वाटर को बेटा जब ब्रेक करोगे जैसे, तो क्या बनेगा उससे, H2 और O2, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। टाइम स्टार्ट नाउ, 60 सेकेंड। तो मैं 60 सेकेंड दे रहा हूँ, वहां पे तो 60 से भी अभी कम करूंगा आगे है ना। खुद ईमानदारी से सोचो कितना अभी कर पा रहे हैं, क्यों नहीं चल पा रहा दिमाग। बैलेंस कर लेंगे इसको फटाफट पहले, या भूल गए बैलेंस भी। हो गया, आजकल पता है ना आपको, रील देखते देखते कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता, मतलब ऐसा सबके साथ होता है। वैसा ही आप प्रेशर करके काम करोगे ना दिमाग को, आपको पता ही नहीं चलेगा इतना टाइम हो गया है ना, पढ़ते पढ़ते। बिल्कुल आप फ्री माइंड पढ़ते हो ना, इसीलिए लगता है अरे यार अभी 2 घंटे हुए हैं। आप प्रेशराइज करके कि ये मुझे अभी इतनी देर में लर्न करना है पूरा, फिर इसके क्वेश्चन लगाने हैं, पहले से टास्क दे के रखो, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। चले, हो गया टाइम बेटा, 1.5 मिनट 90 सेकेंड हो गए। देखो सर बेटा, ये बैलेंस है क्या, नहीं, 2 2 और 1, ठीक है पक्का। अगर बेटा इसके 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन कितना मिल रहा है, 1 मोल, क्लियर है ये तो, ठीक है ना। अगर इसके 2 मोल है तो बेटा ऑक्सीजन 1 मोल मिल रहा है, ठीक है, यही है। इसका मतलब ये हुआ सर कि सर अगर यहाँ पे 2 मोल है तो 2 × 18 होगा, यहाँ पे वेट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे कितना मिलेगा बेटा, 1 × 32। अब ये बताओ, अगर यहाँ पे मैं वेट इसका किलोग्राम में लूँ, तो यहाँ पे भी किलोग्राम में ले लो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पे ग्राम में लो तो यहाँ पे भी ग्राम में ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझ गए। तो इतना वेट 36 से 32 किलोग्राम आपको ऑक्सीजन मिल रही है, बट आपको वेट कितना दिया है वाटर का, 90 kg। अब इससे 90 बना सकते हो क्या, हाँ, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड कर देखो 90 बनाने के लिए, कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पे ओवरऑल 9 आना चाहिए, ठीक है। तो 9 करने के लिए ऊपर क्या अपने पास 36 है, तो क्या करें, बोलो ऊपर, 4 या 40, 4 या 40,
या 0.4? देखो बेटा, अगर 4 से डिवाइड किया तो 9 आएगा, ठीक है। अगर 40 से डिवाइड किया तो 0.9 आएगा। तो 0.4 से किया तो यहाँ पे भी 0.4 से करना पड़ेगा, पक्का? बताओ, 0.4 से किया तो यहाँ पे एक जीरो ऊपर आ गया, कितना आ गया? 80। समझ गए क्या? तो 80 केजी आंसर, ठीक है। ये सीधा प्रूव है। मेथड देख लो, बताओ यहाँ पे क्या है, 2 × 18, ये 2 मोल है, 1 मोल ये मिल रहा है। इसका मतलब 2 × 18 ग्राम, ये क्या हो जाएगा? 32 ग्राम, ठीक है। बट आपको दिया है ये कितना हो गया? 36 ग्राम से। अब आप सीधा निकालो 1 के लिए, ठीक है। 1 ग्राम के लिए 32/36 ग्राम। बट आपको केजी दिया है, तो केजी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप केजी से, या तो आप इसको केजी कन्वर्ट कर लो, ठीक है। बट मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर आप किलोग्राम लेके चलो तो वहाँ पे 1 किलोग्राम रखो, सीधा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मान के चलो कि हमारे पास इतना किलोग्राम है, तो यहाँ पे भी इतना किलोग्राम मिलेगा, ठीक। अब ये इतना किलोग्राम हो गया, तो आप 1 किलोग्राम के लिए निकाल लो, 1 किलोग्राम के लिए कितना आएगा, इतना। बट आपके पास कितना है? 90 केजी है, तो 90 केजी 32/36 × 90। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आया बेटा थोड़ा सा समझ में अभी? आया कि नहीं? 36 को 9 बनाना सीखो, 9 को 90 बनाना सीख लो। फिर 9 को 90 बनाना है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आया क्या समझ में? लिखा नहीं था क्या बेटा? लिख लिया ना? चलो, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट कर रहे हैं, कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी क्लास करनी है कंटिन्यू है, अभी छुट्टी करनी है? चलो हेडिंग लगा के छोड़ देते हैं। हेडिंग मत लगाओ क्योंकि कल फिर मुझे कुछ याद आ गया, ठीक है, कट हो जाता है फिर हेडिंग तुम्हारा। तो आज के लिए इतना ही भाई, ऑनलाइन वाले प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। आसान है पर इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। मुश्किलें आएंगी रास्ते में, बट सारी मुश्किलों को हम ही को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करो, अभी तो तुम्हें डीपीपी मिल गई है,